बात है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहां से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और डायलॉग है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए ही इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो डायलॉग है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें डायलॉग माइनस कर लीजिए तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। He is a loose tongue. He should not make such loose talk. और कोई मैडम ऐसे? और दूसरी बात, कितने सिटिंग इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है? बताइए कितने सारे लोग हैं इससे? क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? मैडम ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पहले कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट कहेगी 30 सितंबर का ऑर्डर है, इसमें ये कहा जाता है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, व्हाट डू यू वांट मी टू, व्हाट आर यू आस्किंग मी? क्या आपको लगता है ये खबरें हैं आने वाले चुनाव है, क्या चुनाव की वजह से आपको लगता है कि रेफर किया गया है? आप किस तरह से देखते हैं? अगर देखिए, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ दी है। बिलखुसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिला के यहाँ पहले दरबार मुंह बंद कर दिया। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े, बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बाजी लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है। कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत है इस हिसाब से कम कश्मीर एनआईए की वजह से, ईडी की वजह से न्यूज में रहता है, G20 की वजह से न्यूज में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। एटलीस्ट कश्मीर इज इन फोकस, मे बी फॉर मेनी टाइम्स रॉन्ग रीजंस। जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, यूएपी के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता है, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं इन्होंने। जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, आपकी जो पार्किंग से, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग? जहर खाएंगे? क्या करेंगे? रावण का पोस्टर जैसे उन्होंने राहुल गांधी को रावणा की तरह दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत। हाउ डू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावणा? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ,
अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थैंक यू, आई थिंक दैट्स इनफ, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। ये जो इन्होंने माइग्रेंट्स का जो बंद कर दिया है, उनकी जो माइग्रेंट्स काफी कोई 2000 के करीब, जो उनका राशन, उनका जो फाइनेंशियल हेल्प बंद कर दिया है। एक तरफ से सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते अर्बन बॉडीज के, पंचायत के, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से जो लोग कश्मीर से माइग्रेंट होके जम्मू में रहते हैं या कश्मीर के अंदर होटलों में रहते हैं, वो अपना रोजगार नहीं कमा सकते, बाहर नहीं आ सकते, उनका इस तरह से माइग्रेंट फंड बंद करना, फाइनेंस बंद करना, राशन बंद करना पिछले 2 महीने से, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। और खुदा ना खास्ता अगर इसमें से किसी को कल को मारा गया तो वो खून जो है इस सरकार के सर पे होगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जम्मू से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो कुछ ऐसे मुद्दे प्रचलित हैं और जो कुछ ऐसे मुद्दे जो चुनाव में कहीं ना कहीं सहारा बन सकते हैं, उन मुद्दों के ऊपर महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। चाहे वो जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसके मुद्दे पर हो, या फिर जो हाल ही में निर्णय आया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर उस पर हो, या फिर जो पोस्टर वार छिड़ी हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच उस पर हो। तमाम उन मुद्दों पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये तमाम बातें रखी हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर जो जो मुद्दे अहम हो सकते हैं उनके बारे में महबूबा मुफ्ती ने बातचीत की है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं कुछ और खबरों का। जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषद और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर अब रोक लगा दी है। ये आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी 2 नवीनतम अधिसूचनाओं से स्पष्ट है। ये निर्णय जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 71A और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा निर्णय यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कही गई थी, 1 अप्रैल 2023 से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू होना था, ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर अब रोक लगा दी गई है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना की कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। वही प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और अभी भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसी मुद्दे को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी है। एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है और अगर इसे एक चुनावी फैसला कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पर रोक लगाने की बात कही गई है, इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये शहरी आवास एवं विकास विभाग द्वारा जारी की नवीनतम अधिसूचनाएं हैं
और ये निर्णय जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 71A और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनोज कौलका इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो अधिसूचना जारी कर दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाने को लेकर, क्या कहती है ये अधिसूचना, जरा विस्तार से बताइए पहले मनोज। चलिए मनोज से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा, बड़ा कदम यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टीवी स्क्रीन पर आप अधिसूचना की कॉपी इस वक्त देख पा रहे हैं और ये वही प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधती रही हैं और अब बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषद और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी है। यूएलबी चुनाव में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा उभर कर आ रहा था। विपक्षी पार्टियां इस एक मुद्दे को आधार बनाकर लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद थीं। ऐसे में ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है। स्थानीय निकायों चुनाव और नगर निगमों, नगर परिषद और नगर समितियों के जो आगामी चुनाव हैं, जो ड्यू हैं, इसी के मद्देनजर ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है, जिसके मद्देनजर अब प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन, इस अधिसूचना की कॉपी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जो ये अधिसूचना, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जरा विस्तार से बताइए क्या कहती है ये अधिसूचना। हाँ, देखिए जैस्मिन, इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि जब प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है सितंबर के एंड तक इस टैक्स को लोगों को भरना होगा। और उसके बाद ये भी कहा गया था, बीच में ऐसी भी खबरें चली थी जिसमें ये एक अधिसूचना भी जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसको कितना टैक्स देना है, किस एरिया में कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। लेकिन 30 सितंबर को एक और ऑर्डर जारी किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट में नोटिफाई द डेट्स। में नोटिफाई का मतलब कि दोबारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी, दोबारा एक ऑर्डर आएगा जिसके बाद अब ये टैक्सेस भरने की तारीख मुकर्रर की जाएगी। यानी अब फिलहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अगर कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है तो उसका साफ मतलब है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर फिलहाल रोक लग चुकी है। ये प्रॉपर्टी टैक्स कब लगेगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जब पहले 30 सितंबर तक ये कहा गया था कि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा और उसके बाद डिटेल्स भी इसमें काफी आई थी, लेकिन अब जबकि ये ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि सरकार इस बारे में दोबारा अधिसूचना जारी कर सकती है, उसका साफ संकेत ये है कि फिलहाल सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के मूड में नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये स्टेप जो है ये इसलिए लिया जा रहा है कि यूएलबी चुनाव, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस साल के आखिर में यूएलबी चुनाव हो सकते हैं, तो उसके मद्देनजर लिया गया है। जैसे आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि इसके बारे में काफी यहाँ सियासत भी हुई थी। जितने भी जब सियासी राजनीतिक दल थे वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है वो लोगों पर एक बोझ है और वो लोग उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाए। तो उसके बाद यहाँ जो जिस तरह का ये ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जा सकता है, तो वो साफ ये जाहिर करता है कि सरकार इस दबाव में शायद आ गई है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी इस पे काफी हस्तक्षेप किया गया होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती थी कि वो कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए क्या कुछ पार्टी कर सकती है उसको रोकने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के मशवरे पर ये सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक यूएलबी के चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल मनोज,
तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि चाहे वो सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, और उनमें से प्रॉपर्टी टैक्स का ये मुद्दा, ये वो अहम मुद्दा था जो कहीं ना कहीं आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण था विपक्षी पार्टियों के लिए। और अब सरकार ने जो ये बड़ा कदम उठाया है, हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इस अधिसूचना में ये कहा है कि अगली तारीखें मुकर्रर की जाएंगी, अगली तारीख इसमें मुकर्रर नहीं की गई है। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तरीके से चुनावी फैसला है आगामी जो पंचायत के चुनाव, यूएलबी के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर? जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, ऐसा ही माना जा रहा है कि जिस तरह से लोगों में एक गुस्सा था, लोगों में ये कहा जाता था लोगों की तरफ से भी कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और सियासी जो जहाँ की जमातें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इसको बढ़ चढ़ कर उठाया था। खासतौर पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उन्होंने उठाया था। हालांकि बीजेपी इस पर बहुत ही मोहतात अंदाज में रिएक्ट करती थी। उनका ये कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, वो सरकार से बात करेंगे, वो इस बारे में देख लेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से लोगों में भी एक नाराजगी जरूर पाई जाती थी कि प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने बार बार ये कोशिश की थी बताने की कि जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो बहुत ही नॉमिनल है, वो ज्यादा नहीं है। अगर उसको कंपेयर किया जाए, बार बार कंपेयर किया जाता था और बताया जाता था कि अगर हिमाचल की बात करें, दिल्ली की बात करेंगे या पंजाब की जो नेबरिंग स्टेट्स है जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगा तो उसके हिसाब से अगर उसको कंपेयर किया जाए जम्मू कश्मीर में जो प्रपोज किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स, वो बहुत ही नॉमिनल है। तो लगातार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ बाकी के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स, अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा नहीं है जितना राजनीतिक दल इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडर करंट जरूर थी जिसमें बीजेपी को भी ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है वो लोगों के साथ बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए जो यूएलबी के चुनाव हैं उसमें उन्हें इसमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि स्मार्ट मीटर्स का इशू हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस का इशू हो, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो ऐसा में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने भी अपना एक इन्फ्लुएंस जरूर बिल्कुल मनोज, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो बीजेपी के खिलाफ आगे चुनावों में जा सकता था। इसीलिए आगामी चुनावों तक इस प्रॉपर्टी टैक्स पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया आएंगी ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मनोज, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, आगे जम्मू से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी फॉर इंडिया के एक्स पर पोस्ट के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा और उस पोस्ट के विरोध में जिसमें राहुल गांधी को रावण के तौर पर दर्शाया गया है। तो दोनों ही पार्टियों के बीच अब ये पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए वार करना शुरू कर चुके हैं। और आपको बता दें, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जम्मू में ये प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है। और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है जो जम्मू में हो रहा है। और आपको बता दें कि इस पोस्टर वॉर की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निशाना साधा गया था और यहीं से ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ था, जिसके बाद भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये रावण वाला पोस्टर जारी किया गया और इसी के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को रावण के रूप में पेश किया गया। देश की राजनीति में इतना नीचा स्तर कभी नहीं था कि विपक्ष की वो पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, जिनके परिवार के दो प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हो गए और जो इस देश को एकता में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान और जगह जगह हर धर्म का हमारा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म का सम्मान करना है। सब धर्म स्थलों पर राहुल गांधी जी गए हैं और जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कानूनी हरकत करके बीजेपी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में इस तरह के काम हो रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र को भी दुनिया में सबसे मैं समझता हूं बदनाम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कुपवाड़ा के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और ये कहा कि जिले के लोग अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम जारी है। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया, वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी, इसकी स्वीकृति हम लोग कराएंगे।
आगे बढ़ेंगे और अनंतनाग के विट्रीग्राम बनिहामा गांव में आतंकी हमले में मारे गए साहिल बशीर डार के गांव में शोक की लहर है। साहिल बशीर की श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं कक्षा का छात्र था। साहिल बशीर की जनाजे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हम वन दुख कोता गो वाइन पे ओतर में तन खून वुच तमी सात बस मे हार्ट पेशेंट गोस बह प्यार से वन लजम थप हिश आस योर कुन गर तो पे द्रायास बे दुम ना योकुन दोपुक सह पेख अति वन तो वन ब्या लाश तुल पे गंटस खंडस तो द्रास बे मगर बे वापस मगर कहें मे मामदुर बोय बशीर अहमद लड़को बड़ कैदल ये मानन जानन वोल तो बस मन मन दबल वोल मैंने होर मैंने योर स्कूटी पे या गाड़ी में ये वनो से एकदम नकार ओस कारण के क्या वाका साथ दे यार तक पर नहीं पाए योयल शोर शरा वो था बस आदत तो टान मगर टास गई बोल रहा असली। मैं श्रीनगर गया था, उधर से आया तो आवाज मैंने सुनी थोड़ी सी, फिर हम भी आए, सब गांव आया इधर जी। फिर क्या देखा? इसको फायर आया था और हमने कुछ ही देखा सर, और क्या देखते, पता ही नहीं चला कौन था, क्या कैसे आया, क्या हुआ। कितना अफसोस है आप लोगों को? बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, हमसाया है हमारा इधर ही। जनाजा कब अदा हुआ? जनाजा पड़ा हमने शाम को सर 1 बजे, रात के 1 बजे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे जी। 4 तारीख की शाम को इसी मकान में बंदूक बरदार दाखिल होते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन जो साहिल बशीर के साथ होती है और इसी सहन में साहिल बशीर को नज़दीक से गोली मार दी जाती है और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी होता है। और उसके बाद मकामी लोगों की मदद से साहिल को पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया जाता है और जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिकिम सोरा मुंतकिल किया और बिलाखिर एक दिन वहां पर भर्ती रहने के बाद साहिल बशीर कल शाम जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह से ये कमसिन जान भी तल्फ हो गई। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम साहिल के घर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मॉर्नर्स है, जो ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं और हर आंख नम है और हर दिल से आह निकल रही है इस वक्त। और ये जो मंजर है हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कमसिन उम्र का तालिब इल्म था साहिल बशीर और ये कहा जाता है कि वो 11वीं जमात में ज़ारी तालीम था और जिसके बाद उसकी जो लाश है साहिल की तो वो कल रात को ही उसके आबाई घर यानी कि विट्रीग्राम बनिहामा पहुंचाई गई और जहां पर रात के दौरान ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और नम आंखों से साहिल को विदा किया गया और नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तो उसके बाद हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के बारे में लोगों से बात की जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर दिल से ये ज़रूर आह निकल रही है और हर आग जो है वो नम है और ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि साहिल बशीर को इंसाफ दिया जाए। और दूसरी जानिब पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो आला सतही तहकीकात का आगाज किया गया है और हर एंगल से, हर जाविये से इस वाक़े को देखा जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए विट्रीग्राम डालगाम से मुदस्सिर कादरी। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस